हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर 2। यूनिट नंबर 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एरर्स एंड ओमिशंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सरप्लस एंड डिफिसिट, ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच का डिफरेंस क्या है, वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन्स की। ओके, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स between the resident of a country and the rest of the world for a given period of time, usually 1 year। एक क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की, जो भी कंट्री, एक कंट्री और बाकी का जो वर्ल्ड है उसके बीच के जो भी सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। कहाँ पर? बैलेंस ऑफ पेमेंट में किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया है तो इंडिया और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो उन दोनों के बीच का जो भी सारे ट्रांजेक्शन होंगे वो सब कुछ कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? वो होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है सारे ट्रांजेक्शन्स का बिटवीन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और ये क्या है? इट इज अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसिप्ट, सारी की सारी रिसिप्ट्स का रिकॉर्ड होता है इसमें। जैसे कि एक्सपोर्ट किया तब जो भी रिसिप्ट मिले, ठीक है, एक्सपोर्ट करने से सर्विस रेंडर जो कैपिटल रिसीव हुआ, तो वो सब कुछ जो रिसीव है वो, और जो भी पेमेंट है, पेमेंट मेड बाय देम, गुड्स इंपोर्ट किया तो पेमेंट की, सर्विस रिसीव किया तब जो पेमेंट करते हैं वो, कैपिटल ट्रांसफर किया तब हम पेमेंट करते हैं वो, तो वो सब कुछ जो भी पेमेंट्स एंड रिसीव्स होंगे उसके रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किया जाता है। अब आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज बीन कंप्लाइंग एंड पब्लिशिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटा फॉर इंडिया। इंडिया के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेटा है वो कौन पब्लिश और कंप्लाइन करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंस 1948। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो जनरल रूल होता है अकाउंटिंग का, तो उसमें क्या होगा कि ट्रांजेक्शन अर्निंग फॉरेन करेंसी, जो भी अर्न होगा, फॉरेन करेंसी आएंगे नेशन में, तो वो क्या होगा? इट इज क्रेडिट एंड इज रिकॉर्डेड एज अ प्लस आइटम। ठीक है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में अगर फॉरेन करेंसी आ रही है, ठीक है, अर्न हो रही है, फॉरेन करेंसी आ रही है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा और ये प्लस आइटम की तरह रिकॉर्ड होगा। और अ ट्रांजेक्शन इज द स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अब स्पेंडिंग किया जाएगा, ठीक है, स्पेंड किया जाएगा, फॉरेन करेंसी इंडिया से जा रही है, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। इट इज अ डेबिट एंड इज रिकॉर्डेड एज अ नेगेटिव आइटम। ठीक है, तो अर्न फॉरेन करेंसी, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा, एंड स्पेंडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी वो क्या होगा? डेबिट होगा। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डबल एंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल्सो इन केस ऑफ स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, जो भी स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी होते हैं, द डिफरेंस अमाउंट जो है वो किससे एडजस्ट किया जाता है? एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। जो भी डिफरेंसेस अमाउंट होते हैं, जो स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी होते हैं, वो एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि एरर्स एंड ओमिशन अकाउंट होता क्या है। ठीक है, दस इन अकाउंटिंग सेंस द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा बैलेंस होना चाहिए, बट रियलिटी में ये बैलेंस नहीं रहता है, इसमें सरप्लस या फिर डिफिसिट रहता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो एक है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये मेन कंपोनेंट है। तो सबसे पहले तो हम करंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो करंट अकाउंट में एक विजिबल आइटम्स आएंगी और एक आएंगी इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, विजिबल आइटम्स तो उसमें क्या आएगा? गुड्स आएगी, यानी इंपोर्ट करते हैं गुड्स का या फिर एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो सब कुछ क्या होगा? विजिबल आइटम है। गुड्स क्या है? विजिबल आइटम है। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? करंट अकाउंट में। अब इनविजिबल आइटम्स जैसे कि सर्विसेज हो गया, इनकम हो गया, ट्रांसफर्स हो गया, वो क्या है? इनविजिबल आइटम्स है, जो दिखाई नहीं देता, बट इसका मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो सारे होते ही हैं। ठीक है, जैसे कि सर्विसेज है,
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा सर्विसेज का, बैंकिंग हो गया, फिर इंश्योरेंस सर्विसेज है, फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड की है या फिर सर्विस आ रही है तो उसके उसका जो पेमेंट या फिर रिसीप्ट होगा वो सब कुछ इनविजिबल आइटम्स है, वो भी करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड होता है। फिर इनकम हो गया, इनकम जो भी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है या फिर डिविडेंड है, तो ये सब कुछ क्या है, इनकम है, वो भी कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, वो भी करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। फिर ट्रांसफर्स वगैरह हो गए, जैसे कि रेमिटेंस है, डोनेशंस है, गिफ्ट्स है, ये सब क्या है, ट्रांसफर्स हैं जो वन साइडेड है। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिलेटरल कहते हैं। तो वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो करंट अकाउंट में एक विजिबल आइटम्स रिकॉर्ड होती है और इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स जैसे कि गुड्स जो हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि पेन हो गए, लैपटॉप हो गए, वो सब कुछ क्या है, विजिबल गुड्स है, उसका इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना, वो सब कुछ कहाँ पर होगा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। एक विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स से उसमें सर्विसेज आ गए, इनकम वगैरह, ट्रांसफर वगैरह, वो सब कुछ इनविजिबल आइटम्स है। तो वो दोनों ही विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, ट्रांजेक्शन्स जो भी इनके रिलेटेड होते हैं वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। अब हम डिटेल में समझते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। इन सब के रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो कहाँ पर रिकॉर्ड होंगे, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। उसमें सबसे पहले तो विजिबल ट्रेड, ये जो विजिबल ट्रेड है ना, गुड्स वाला विजिबल ट्रेड, वो तो विजिबल ट्रेड, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं और मर्केंडाइज अकाउंट भी कहते हैं। दिस इज द नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। जो विजिबल आइटम्स होती है ना, उसको उसका जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो, ठीक है। द बैलेंस ऑफ दिस विजिबल ट्रेड इज, जो ये जो विजिबल ट्रेड है उसका बैलेंस है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। दिस देयर इज अ ट्रेड डिफिसिट, इसमें जो ट्रेड डिफिसिट होता है व्हेन इंपोर्ट आर हायर देन एक्सपोर्ट, जब इंपोर्ट ज्यादा हो गई और एक्सपोर्ट कम हो गया तो तब क्या होगा, डिफिसिट होगा, ट्रेड डिफिसिट होगा। एंड ट्रेड सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट यानी बाहर ज्यादा जा रहा, फॉरेन में गुड्स ज्यादा जा रही हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट जो है वो कम है, तो वो क्या होगा, ट्रेड सरप्लस हो गया। ओके, तो विजिबल ट्रेड जिसमें विजिबल आइटम्स ही आती हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो क्या होगा, विजिबल ट्रेड में। और इनविजिबल ट्रेड जैसे कि सर्विसेज, सर्विसेज क्या है, वो इनविजिबल ट्रेड में आएंगी। दिस इज द नेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जो इनविजिबल आइटम्स हैं वो। ट्रांजेक्शन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ शिपिंग, आईटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विस। इन सबसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो इनविजिबल आइटम्स है, उसका रिकॉर्ड वो क्या होता है, इनविजिबल ट्रेड। अब उसके बाद है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो है वो वन डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, वन डायरेक्शन में होते हैं। जैसे कि गिफ्ट्स वगैरह हो गए, डोनेशन हो गया, उसके बदले हमें कुछ देना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में ही होगा। तो unilateral transfers, receipts and payments are also known as unrequired transfers। ये क्या है, सारे unrequired transfer है। As the flow is only in one direction, सिर्फ one direction में ही इसका flow है। There is no repayment obligation attached to this transfers because they are not borrowing and lending, but gifts and grants exchanged between government and the people in one country with that of others। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है, ठीक है, फ्यूचर में हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता है, ये कोई बोरोइंग और लेंडिंग नहीं है, ये क्या है, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स वगैरह हो गए, ठीक है। हमने जैसे किसी को गिफ्ट दिया, ठीक है, तो जो किसी और कंट्री में रहता है, कोई भी पर्सन है वो किसी और कंट्री में रहता है और हमने उसको गिफ्ट दिए, तो वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है, ठीक है। फिर या फिर जैसे इंडिया का कोई पर्सन है तो उसके मॉम डैड इंडिया में रहते हैं और वो पर्सन जो है वो किसी और कंट्री में काम करता है और वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी भेजता है, पैसे भेजता है या कुछ भी गिफ्ट्स भेजता है या पैसे भेजता है, तो वो सब कुछ क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर है। ओके, बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल इन वन कंट्री विथ दैट ऑफ अदर्स। गवर्नमेंट के बीच में भी हो सकता है, जैसे ग्रांट्स वगैरह हो गए,
ठीक है। फिर रिसीव्स फ्रॉम अब्रॉड, जो भी रिसीव होंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव आइटम्स है। और पेमेंट जो भी है, पेमेंट अब्रॉड एज नेगेटिव आइटम, रिसीव होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव आइटम है, और जो भी पेमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, गिफ्ट्स डोनेशन सेंड टू रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री बाय अ नॉन रेसिडेंट रिलेटिव, ठीक है, गिफ्ट्स डोनेशन वगैरह, तो वो सब क्या है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, जो वन साइडेड है, वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। अब इनकम रिसीव्स एंड पेमेंट्स, इनकम रिसीव हुए या फिर पेमेंट्स किए, तो दिस आर जनरली रेंट ऑन प्रॉपर्टी, जो जैसे कि प्रॉपर्टी है, फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस पर रेंट मिला तो वो सब वो क्या होगा, इनकम हो गई। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला, या फिर इन्वेस्टमेंट किया था तो उस पर जो प्रॉफिट मिला, तो वो सब कुछ क्या है, इनकम है, ठीक है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह वो सब कुछ है, इनकम है। वो भी कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, वो भी करंट अकाउंट में ही रिकॉर्ड होता है। तो ये था करंट अकाउंट। अब बारी है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, ठीक है, कैपिटल का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। तो कैपिटल अकाउंट रिफर्स टू द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल आ रही है या फिर कैपिटल जा रही है, capital outflow which affect a country's foreign assets and liabilities। तो ऐसा कैपिटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो कंट्री के असेट्स या फिर लाइबिलिटीज को अफेक्ट करती हो, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कैपिटल अकाउंट के, एक तो है लोन टू एंड बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रोड, लोन दे दिया या फिर बोरोइंग्स वगैरह हो गए, तो वो सब कुछ क्या है, कैपिटल अकाउंट, जिससे असेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो अफेक्ट होती हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल लोन्स एंड बोरोइंग्स गिवन टू और रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, अब्रॉड में किसी को लोन दी या फिर बोरोइंग वगैरह, वो सब कुछ क्या है, जो वो सब कुछ कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। इट इंक्लूड्स बोथ प्राइवेट सेक्टर लोन एज वेल एज पब्लिक सेक्टर लोन, वो दोनों ही यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अब किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जैसे कि एफडीआई वगैरह, या फिर इंडिया में किसी फॉरेन फॉरेन कंट्री की जो भी कंपनी है वो इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि एफडीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गए, तो वो सब कुछ कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। दिस आर इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय non-residents in shares in the home country or investments in real estate in any other country में investment किया, या फिर किसी नॉन रेसिडेंट ने होम कंट्री में इन्वेस्ट किया, तो वो सब कुछ कहाँ पर आएगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। फिर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो भी सारे चेंजेस आ रहे हैं वो भी कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कौन मेंटेन करता है, मेंटेन बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई वो रिकॉर्ड करती है, टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए, एंड अल्टीमेट बैलेंस द बीओपी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए। इट इंक्लूड्स, अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड होता है, गोल्ड रिजर्व, फॉरेन करेंसी असेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स विद द आईएमएफ, ठीक है, तो ये सब कुछ इंक्लूड होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो उसमें जो भी चेंजेस आएंगे वो कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट में। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में। जो भी लोन बोरिंग्स वगैरह हो गए वो सब कुछ भी कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। शॉर्ट टर्म डेट हो गए, फिर लॉन्ग टर्म वगैरह, वो सब कुछ कहाँ पर होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, जो कंट्री की असेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट करता हो। ओके, अब बारी है एरर्स एंड एमिशंस। ओके, एरर्स एंड ओमिशंस जो है वो थर्ड एलिमेंट बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। एक तो है करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, और उसके साथ साथ एरर्स एंड ओमिशंस भी है, और उसको क्या बोलते हैं, स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी भी कहा जाता है, विच इज द बैलेंसिंग आइटम। ये क्या है, एरर्स एंड ओमिशंस जो है वो क्या है, बैलेंसिंग आइटम है, रिफ्लेक्टिंग अवर इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेटली। वो क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो उसको एक्यूरेटली रिकॉर्ड ना किया गया हो, तो उसके लिए एक बैलेंसिंग आइटम की तरह होता है ये एरर्स एंड ओमिशंस। इट रिफर्स टू डिस्क्रिपेंसीज और अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस, जो अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस होते हैं वो,
दैट अराइज ड्यू टू स्टेटिस्टिकल एरर, कोई भी स्टेटिस्टिकल एरर हो गया या फिर डेटा लिमिटेशंस है या फिर अनअकाउंटेड फाइनेंशियल फ्लोज वगैरह हो गए, कोई रिकॉर्ड कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करना रह गया हो, या फिर कोई भी एरर हो गई, स्टेटिस्टिकल एरर हो गई या फिर डेटा लिमिटेशन है, कुछ भी इलीगल वगैरह है, तो ये सब कुछ, और इसी के लिए ये जो बैलेंसिंग आइटम की तरह ये काम करता है, एरर्स एंड ओमिशंस। ओके, अब उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो सरप्लस एंड डिफिसिट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, तो सरप्लस कब होता है, जब रिसीप्ट ज्यादा हो, ठीक है, रिसीप्ट ज्यादा है और जो पेमेंट है वो कम हो, पेमेंट क्या है वो कम हो, तब क्या होगा, सरप्लस होगा। पेमेंट मेड बाय द country is certainly less than the receipts, पेमेंट क्या है कम है और रिसिप्ट क्या है ज्यादा है, तब क्या होगा, सरप्लस होगा। दिस मीन्स दैट अ कंट्रीज फॉरेन करेंसी इनफ्लो, जो इनफ्लो है कंट्री की, जो फॉरेन करेंसी की इनफ्लो है वो ज्यादा है, एक्सीड इट्स आउटफ्लो, आउटफ्लो से इनफ्लो क्या है वो ज्यादा है, तब क्या होगा, सरप्लस होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट टोटल रिसिप्ट, जो करंट और कैपिटल अकाउंट की जो टोटल रिसिप्ट होती है वो ज्यादा है, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की जो भी पेमेंट है वो क्या है, कम है, तब क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा। अब जब डिफिसिट क्या होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की जो रिसीप्ट है वो कम होगी और जो पेमेंट है वो ज्यादा होगी, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट का जो भी टोटल पेमेंट है वो ज्यादा होगा, तब क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट होगा। ठीक है, पेमेंट मेड बाय द कंट्री इज सर्टेनली मोर देन रिसिप्ट, पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट क्या है कम है। दिस मीन्स दैट अ कंट्रीज फॉरेन करेंसी आउटफ्लो, आउटफ्लो क्या है ज्यादा है इनफ्लो से, ठीक है, तो वो क्या होगा, डिफिसिट होगा। अब यहाँ पर फॉरेन ऑफिशियल रिजर्व जो है, ऑफिशियल रिजर्व आर यूज्ड टू ऑफसेट एनी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट और सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ भी डिफिसिट हो रहा है या फिर सरप्लस है तो उसको ऑफसेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑफिशियल जो रिजर्व है उसको यूज किया जाता है। द सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या हो गया, सरप्लस है, ठीक है, ज्यादा है, सरप्लस है, तो वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कैन बी यूज्ड वेयर देयर अकर्स फ्यूचर डिफिसिट, अब फ्यूचर में कोई भी डिफिसिट है, ठीक है, पैसे कम है, डिफिसिट हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो वो कहाँ पर यूज हो, तो उसको ऑफसेट करने के लिए क्या यूज होगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यूज होता है। द डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व मीन्स ऑफिशियल रिजर्व जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, मतलब क्या है उसका, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रहा है, डिफिसिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ऑफिशियल रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं, मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो रहा है, डिफिसिट, और ऑफिशियल रिजर्व जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है ऑफिशियल रिजर्व से। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कवर्स परचेज एंड सेल्स ऑफ रिजर्व असेट्स, जो भी रिजर्व असेट्स होता है उसका परचेज और सेल्स वो सब कुछ इंक्लूड होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। अब रिजर्व असेट्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, ये सब क्या है, रिजर्व असेट्स हैं बाय द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, किससे होता है, सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी से, परचेस एंड सेल्स। तो ये हो गया ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, वो भी कवर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को ऑफसेट करने के लिए यूज होता है ऑफिशियल रिजर्व। अब है ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, तो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन हम बोल सकते हैं, और जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। दिस आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स दैट आर मेड टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। दिस ट्रांजेक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दिस ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अबोव द लाइन एज दे आर मेड टू अर्न प्रॉफिट, जो लाइन जो होती है ना उसके अबोव भी बोला जाता है, यानी अबोव द लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है। इन द केस ऑफ करंट अकाउंट, मर्केंडाइज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर ऑटोनोमस आइटम्स है, क्या है ये, ऑटोनोमस आइटम्स है, जो भी सारे गुड्स के इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है ना, विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट, वो ऑटोनोमस आइटम्स है।
एंड इन द कैपिटल अकाउंट में जो भी रिसीव पेमेंट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन लिया हो या फिर प्रोवाइड किया हो बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स कम अंडर, वो सब कुछ किसके अंडर आता है, ऑटोनोमस आइटम्स के अंडर आता है। ठीक है, तो ऑटोनोमस आइटम्स, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स जो इंडिपेंडेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, और ये क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, और ये क्या है, अबोव द लाइंस भी बोला जाता है इसको। अब हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन समझेंगे ताकि आपको ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो accommodating transactions, these are economic transactions that are made to bridge the gap in the balance of payment। जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप होता है उसको ब्रिज द गैप bridge the gap in the balance of payment। in simple words, sometimes there are situation, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होता है, डिफिसिट, when there is a balance of payment deficit। in that case जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट हैज टू मेक सर्टेन ट्रांजेक्शन्स, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स करती है टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स की जाती है उसे कहते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स। दिस ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए की जाती है। ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो गैप है, गैप को फिल करने के लिए, उसको ब्रीच फिल करने के लिए जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती है, जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स करती है, वो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स होती है, और इसीलिए उसको बिलो द लाइन आइटम कहती है, जो लाइन के बिलो, ठीक है, बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। The official reserve transactions are seen as the accommodating item। जो official reserve transactions जो भी सारी होती है ना, वो accommodating item ही कहलाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि ये जो डिफिसिट होता है उसको करेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो वो होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए किया जाता है। और जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, और इसको अबोव द लाइन बोलते हैं, और अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन कहेंगे। ओके, तो ये भी इजी था। अब उसके बाद है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अभी हमने पढ़ा, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड आउटसाइड द वर्ल्ड ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ट्रेड में क्या होता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। ये जो गुड्स है ना उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी विजिबल आइटम्स होती हैं, गुड्स जो भी है, उसको हम क्या कहें, उसका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, वो क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। क्या होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये आपको गुड्स में ध्यान में रखना होगा, तो वो होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स विजिबल आइटम, उसमें विजिबल आइटम्स भी आएंगी, इनविजिबल आइटम्स भी आएंगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी होंगे, कैपिटल ट्रांसफर्स भी होंगे। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ आ गया ओवरऑल। ठीक है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड उसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स ही इंक्लूड है, जो गुड्स है विजिबल आइटम्स वही इंक्लूड है इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैपिटल नेचर की सारी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू गुड्स ओनली। इसमें जो भी गुड्स की ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है। ठीक है, वो इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। ठीक है, तो ये क्या है, समझो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक वाइडर कंसेप्ट है, और इसी के अंदर ही आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है, जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स, वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये क्या है, एक नैरो कंसेप्ट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक पार्ट है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये उसी का ही पार्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, और उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांसफर, सब कुछ इंक्लूड है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या है,
एक नैरो कंसेप्ट है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये एक पार्ट है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स ही रिकॉर्ड होती है, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ही सिर्फ रिकॉर्ड्स होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ओके, तो ये भी काफी ज्यादा इजी था। तो ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, और इंटरनेशनल बिजनेस के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स जो है मैंने कवर किए हैं। एफडीआई के ऊपर भी मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, और मोड्स ऑफ एंट्री, थियरीज वगैरह है इंटरनेशनल बिजनेस की, वो सब कुछ मैंने इस चैनल में करवाया हुआ है। मैंने इंटरनेशनल बिजनेस की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।